वेलकम बैक गाइस। तो पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था व्हाट आर द फैक्टर्स विच आर एसोसिएटेड विद द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। ठीक है, हम लोग यही पढ़े थे ना कि फोर्स के साथ क्या क्या फैक्टर्स एसोसिएटेड है। उसमें दो फैक्टर्स निकल के सामने आया था। पहला फैक्टर क्या था? पहला था मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और दूसरा था वैल्यू ऑफ द चेंज इन स्पीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। मतलब ऑब्जेक्ट का कितना मास होगा उस पर हम लोग का फोर्स डिपेंड करेगा। फोर्स का मैग्नीट्यूड मतलब फोर्स कितना होगा, 50 न्यूटन, 25 न्यूटन। तो भाई जितना भारी ऑब्जेक्ट होगा उतना ज़्यादा फोर्स लगेगा। और दूसरा क्या था कि जितना स्पीड ऑब्जेक्ट होगा उतना ज़्यादा फोर्स लगेगा। ठीक है, तो दोनों समझ में आया क्या, दोनों पैरामीटर्स। आगे मूव ऑन करते हैं। आगे इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, अभी एक डू यू नो है। इस डू यू नो में दिया हुआ है कि स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस क्या होता है? आप लोग स्प्रिंग बैलेंस को ना एक थर्मोमीटर से रिलेट कर सकते हैं। जैसे थर्मोमीटर क्या होता है, हम लोग का बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने में काम आता है ना, वैसे ही स्प्रिंग बैलेंस होता है। स्प्रिंग बैलेंस भी कुछ मेजरमेंट करने का काम आता है, बट ये क्या मेजर करता है? फोर्स मेजर करने के काम आता है। ठीक है, स्प्रिंग बैलेंस में जो रीडिंग आता है वो किस में आता है? फोर्स का एसआई यूनिट में, जो कि न्यूटन है। जब थर्मोमीटर से हम लोग टेम्परेचर मेजर करते हैं तो वो भी उसका एसआई यूनिट में ही आंसर देता है, टेम्परेचर का एसआई यूनिट में। ठीक है, तो सेम टू सेम यहाँ पे भी होता है कि स्प्रिंग बैलेंस में जो रीडिंग आता है, जो आंसर आता है, वो आता है फोर्स का एसआई यूनिट में। एसआई मतलब स्टैंडर्ड यूनिट। ठीक है, अब फोर्स का स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? न्यूटन। ठीक है, अब ये न्यूटन क्या है? न्यूटन एक साइंटिस्ट है, सर आइजैक न्यूटन। तो उन्हीं के नाम पे ये न्यूटन शब्द पड़ा है। ठीक है, अब ये न्यूटन क्या होता है? 1 न्यूटन डेफिनेशन आता है, अभी आप लोग के क्लास में नहीं आएगा बट 9th में आता है, आप लोग जान के रखिए। व्हाट इज़ 1 न्यूटन? 1 न्यूटन फोर्स कोई भी बॉडी में तब अप्लाई होता है। 1 न्यूटन का डेफिनेशन होता है, द 1 न्यूटन फोर्स कोई भी बॉडी में तब अप्लाई होगा जब बॉडी 1 kg का मास का है और उस पर एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड का प्रोड्यूस हो रहा है। फिर से एक बार, द फोर्स इज सेड टू बी 1 न्यूटन इफ इट प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 1 kg। मतलब एक बॉडी अगर 1 kg का मास का है और वो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का अगर एक्सेलरेशन दे रहा है तो हम लोग बोलेंगे कि उस बॉडी पे 1 न्यूटन का फोर्स लगा है। कोई भी अगर बॉडी 1 kg का मास का है और वो एक्सेलरेशन दे रहा है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, तो हम लोग बोलेंगे कि उस बॉडी पे 1 न्यूटन का फोर्स लगा है। ठीक है, अच्छा ये जो स्प्रिंग बैलेंस है ये दिखता कैसे, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। स्प्रिंग बैलेंस के ऊपर आप लोगों को दिख रहा होगा एक छोटू सा रिंग होता है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉइल्ड स्प्रिंग, एकदम स्प्रिंग टाइप का होता है, रिंग होता है। ठीक है, जैसे ही हम लोग फोर्स लगाते हैं ना तो ये जो रिंग है ये ऊपर खिंचाते जाता है। जितना ज़्यादा रिंग ऊपर खिंचाएगा ना उतना ही ज़्यादा ये जो पॉइंटर है ना ये ऊपर होता है। जितना ज़्यादा पॉइंटर ऊपर होगा उतना ज़्यादा ग्रेजुएटेड स्केल जो आप लोगों को ब्लैक कलर का दिख रहा है उसमें नंबरिंग शो करते रहता है। समझ में आया? तो यही है ये स्प्रिंग बैलेंस का छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन। अब आगे मूव करते हैं। आगे क्या है? फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? नंबर। जैसे हम लोग बोलते हैं ना 50 न्यूटन फोर्स, 25 न्यूटन फोर्स, 100 न्यूटन फोर्स। तो फोर्स का होता है मैग्नीट्यूड, मतलब फोर्स हम लोग जब लगाते हैं तो हम लोग बोलते हैं ना, अरे भाई इसमें 40 न्यूटन का फोर्स लगाओ, अरे इसमें 50 न्यूटन का फोर्स लगाओ। फोर्स का एक नंबर तो होता ही है, मतलब फोर्स का एक अमाउंट होता है, मैग्नीट्यूड होता है। डायरेक्शन का मतलब क्या हो गया? फोर्स जो है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में भी एक्ट करता है। कोई भी ऑब्जेक्ट होता है उसका हम लोग चेक करते हैं कि उसका मैग्नीट्यूड होता है कि डायरेक्शन होता है या फिर दोनों होता है। तो फोर्स एक ऐसा क्वांटिटी है जिसका नंबर भी होता है, मतलब हम लोग ये भी बोलते हैं कि 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और साथ ही साथ ये भी बोलते हैं कि 50 न्यूटन का फोर्स राइट डायरेक्शन में लग रहा है। समझ में आया? फोर्स अगर कोई भी आप लोग से पूछे कि कितना लग रहा है तो खाली ये नहीं बोला जाता कि 50 न्यूटन लग रहा है, 20 न्यूटन लग रहा है, नहीं। हम लोग बोलते हैं 50 न्यूटन टुवर्ड्स राइट की तरफ 50 न्यूटन लग रहा है, या फिर 50 न्यूटन टुवर्ड्स लेफ्ट, या फिर 50 न्यूटन टुवर्ड्स अपर साइड। जो भी हम लोग डायरेक्शन के साथ फोर्स का नंबर बताते हैं। ठीक है, इसको तो आप लोग बहुत अच्छे से हाई क्लास में पढ़िएगा, बट अभी के लिए जान के रखिए फोर्स का दोनों क्वांटिटी होता है। मैग्नीट्यूड मतलब फोर्स जो है दोनों चीज़ शो करता है, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। और कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी क्वांटिटी अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीज़ शो करे तो उसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, याद रखिएगा, आप लोग पढ़िएगा, इस आपका बुक में नहीं है बट इसको आप लोग जानिएगा आगे आगे कि उसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। कोई भी क्वांटिटी अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों शो करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है,
डू यू नो है यहाँ पे, इस डू यू नो में मैं देख लेती हूँ क्या दिया हुआ है, द फोर्स नीड नॉट ऑलवेज एक्ट इन डायरेक्शन ऑफ मोशन, मतलब फोर्स जो है ज़रूरी नहीं है हमेशा जहाँ मोशन हो रहा है वहीं पे फोर्स लगे। मतलब अगर ऑब्जेक्ट मान के चलिए कि चले जा रहा है, स्ट्रेट लाइन में चले जा रहा है, तो ज़रूरी नहीं है फोर्स भी स्ट्रेट लाइन में लगे। डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन फोर्स में एक्ट एन एंगल। मान के चलिए एक बॉल है जो सीधा चले जा रहा है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि उस बॉल को जाके हम लोग एकदम सीधा में ही फोर्स लगाएंगे, नहीं, हो सकता है उस बॉल को एकदम लेफ्ट साइड में ज़ोर से हम लोग फेंक दें, तो हुआ ना, फोर्स कोई डायरेक्शन बना के गया ना, फोर्स एक एंगल बना के गया ना। तो ये ज़रूरी नहीं है कि मोशन के डायरेक्शन में ही हमेशा फोर्स एक्ट करे, हो सकता है कि फोर्स उस डायरेक्शन में एक्ट करे जो अलग ही एंगल बना के निकले, ठीक है। और क्या है, अ फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ऐसा फोर्स जो मोशन का परपेंडिकुलर में हो, मतलब मान के चलिए कि एक ऑब्जेक्ट, एक बॉल जो है जा रहा है, उसके परपेंडिकुलर में हम लोग फोर्स दिए, ठीक है, does not cause any change in speed but can still cause a change in direction। एक ऑब्जेक्ट अगर जा रहा है, हम लोग फोर्स उस पर लगाए 90 डिग्री बना के, अगर हम लोग उस पर फोर्स लगाते हैं तो उससे ऑब्जेक्ट का स्पीड तो चेंज नहीं होगा, पर ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन ज़रूर चेंज हो जाएगा। समझ में आया? सपोज़ एक ऑब्जेक्ट जा रहा है, एक कार ही जा रहा है, ठीक है, उस पर हम लोग 90 डिग्री पे फोर्स लगाए, उस कार को हम लोग 90 डिग्री बना के रोकना चाहें, तो क्या होगा, उस कार का स्पीड चेंज नहीं होगा, पर उस कार का डायरेक्शन चेंज हो सकता है, संभावना है, हो सकता है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है, बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है, इसको अच्छे से समझते हैं। जैसे कि इसको समझने के लिए बेस्ट एग्जांपल है टग ऑफ वार, ठीक है। टग ऑफ वार में क्या होता है, आप लोग देखे होंगे कि खेला तो सबको ही होगा, आई थिंक अपना एक ना एक बार आप लोग सबको ही खेले होंगे अपने चाइल्डहुड में, ठीक है। अब टग ऑफ वार क्या होता है, उसमें रस्सी खींचातानी, वही आई होप आप लोगों ने अपने बचपन में खेला होगा या फिर किसी ना किसी से तो सुना ही होगा, वो रस्सी जो खींचातानी होता है, ठीक है। तो टग ऑफ वार में क्या होता है, टग ऑफ वार में हम लोग क्या करते हैं कि दो ओपोनेंट मेंबर्स, नॉट दो ओपोनेंट मेंबर, दो ओपोनेंट टीम होता है इधर उधर, और मतलब फेस टू फेस, और उसमें फिर हम लोग खींचातानी करते हैं रस्सी का, ठीक है। तो उसे से समझते हैं बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स क्या होता है, ठीक है। बैलेंस फोर्स का मतलब हुआ, मान के चलिए कि उस रस्सी को जो खींचा जा रहा है, एक साइड में जितने प्लेयर्स हैं दूसरे साइड में भी उतने ही प्लेयर्स हैं, एक साइड से 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और दूसरे साइड से भी 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो क्या होगा, क्या वो रस्सी हिलेगा? नहीं, वो रस्सी बिल्कुल नहीं हिलेगा, वो तो वहीं का वहीं स्ट्रेट खड़ा रहेगा। क्यों? क्योंकि दोनों साइड से इक्वल अमाउंट में फोर्स लग रहा है, इधर से भी 50 न्यूटन लग रहा है, उधर से भी 50 न्यूटन लग रहा है ना, दोनों तरफ से इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स लग रहा है, और साथ ही साथ फोर्स तो इक्वल अमाउंट का लग रहा है, और वो भी ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, एक तरफ से लेफ्ट साइड से लग रहा है, एक से राइट साइड से लग रहा है, तो क्या हो रहा है, दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर ले रहा है, इसी कारण जो बीच में ऑब्जेक्ट है वो मूव ही नहीं करेगा, ठीक है। अनबैलेंस फोर्स का मतलब क्या हुआ, मान के चलिए एक ऑब्जेक्ट, यहाँ पे आप लोगों का बुक में एक एक्टिविटी दिया हुआ है, इस एक्टिविटी में है कि एक बच्चा जो है, आप लोग देख सकते हैं, एक बच्चा जो एक बड़ा सा कार्टून को मूव करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। पहला केस में क्या दिया हुआ है कि एक बच्चा जो है कार्टून को मूव करने की कोशिश कर रहा है, वो और उसका दोस्त जो कार्टून है उसको एक ही डायरेक्शन में मूव करता है, मतलब दोनों लेफ्ट साइड में ही मूव कर रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, बॉक्स आसानी से मूव हो जा रहा है। बट दूसरा आप लोग इमेज में देख सकते हैं कि दोनों दोस्त फोर्स लगा रहा है, सेम अमाउंट पे लगा रहा है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों 20 न्यूटन, मान के चलते हैं कि दोनों 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, पर दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, एक लेफ्ट में लगा रहा है, एक राइट में लगा रहा है, जिसके कारण बॉक्स जो है बीच में ही है, वो हिल ही नहीं पा रहा है। समझ में आया? यही है इस एक्टिविटी में। तो अनबैलेंस फोर्स का मतलब क्या हुआ, ऐसा फोर्स जिससे ऑब्जेक्ट जो है वो हिल जाता है अपने पोजीशन से, और वो कब होता है, जब ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लगे, कोई भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहा हो, उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा हो सामने वाले से, ठीक है। जैसे पहला केस में क्या हुआ कि जो दोनों लड़का था, दोनों दोस्त था आपस में, वो लोग दोनों एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, तो ऑब्जेक्ट हिला ना, यही है अनबैलेंस फोर्स। अनबैलेंस फोर्स का मतलब ऐसा फोर्स जब फोर्स के कारण ऑब्जेक्ट में चेंजेस है, मतलब फोर्स के कारण ऑब्जेक्ट जो है एक जगह से दूसरी जगह हिलने लगे, ठीक है। अब मान के चलिए ऐसा होता कि ये जो सेकंड इमेज है, इसमें होता है कि एक लड़का जो है बहुत कमज़ोर है, एक लड़का जो है बहुत ताकतवर है। एक लड़का जो है, ये जो ब्लू शर्ट वाला है, ये जो है ये 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, ठीक है, और ये जो पिंक शर्ट वाला है ये 50 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। तब क्या होता, अगर ये लड़का जो ब्लू शर्ट वाला है ये 20 न्यूटन का फोर्स लगाता और ये पिंक शर्ट वाला जो है ये 50 न्यूटन का फोर्स लगाता, तो ऑब्वियस सा बात है कि बॉक्स जो है वो लेफ़्ट साइड में मूव करता। क्यों करता? क्योंकि जो 50 न्यूटन वाला जो लड़का फोर्स लगा रहा है ये पिंक शर्ट वाला, इसके कारण बॉक्स जो है
उस दिशा में जाता है जिस दिशा में ये फोर्स लगा रहा है। और क्यों जाता है? क्योंकि ये ज़्यादा ताकतवर है। और अब की बार फोर्स बैलेंस नहीं होता, बल्कि अब की बार फोर्स के कारण ऑब्जेक्ट मूव करने लगता है, क्योंकि यहाँ पे नेट फोर्स ज़ीरो नहीं है। अब यहाँ पे हम लोग एक नया टर्म सीखे, नेट फोर्स। नेट फोर्स का मतलब क्या होता है? नेट फोर्स का मतलब होता है टोटल अमाउंट ऑफ फोर्स। क्या होता है? टोटल अमाउंट ऑफ फोर्स। ठीक है, अब टोटल अमाउंट सुनने से दिमाग में आ रहा होगा, अरे टोटल अमाउंट का मतलब फोर्स को ऐड किया जाता है क्या? हाँ, फोर्स को ऐड किया जाता है, बट मैंने आप लोगों को ऊपर में क्या बताया था कि फोर्स का मैग्नीट्यूड भी होता है, साथ ही साथ डायरेक्शन भी होता है। मतलब फोर्स को हम लोग ऐड तो करते हैं, पर फोर्स में हम लोग प्लस और माइनस का साइन भी देते हैं। इसका मतलब जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो ब्लू शर्ट वाला है, मान के चलिए 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। ठीक है, अब 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है किस साइड में? राइट साइड में। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? मान के चलिए कि हम लोग राइट साइड को प्लस लिए। अगर राइट डायरेक्शन को प्लस लेंगे तो लेफ़्ट डायरेक्शन क्या हो जाएगा? माइनस। अगर हम लोग लिखेंगे कि ब्लू शर्ट वाला प्लस 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, कितना लगा रहा है? प्लस 20 न्यूटन। ठीक है, तो पिंक शर्ट वाले के लिए क्या लिखेंगे कि वो माइनस 50 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है ना। ब्लू शर्ट वाला प्लस 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो पिंक शर्ट वाला माइनस 50 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। और जब दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? प्लस 20 माइनस 50, आंसर कितना आएगा? माइनस 30 न्यूटन। और ये जो माइनस 30 न्यूटन आया, यही है नेट फोर्स। इससे क्या पता चलता है कि ऑब्जेक्ट में 30 न्यूटन का फोर्स लगेगा बच कुछ के। ठीक है, मतलब सब काट पीट के ऑब्जेक्ट पे 30 न्यूटन का फोर्स लगेगा, और वो भी किस साइड? लेफ्ट साइड में। समझ में आया? ये माइनस साइन क्या दिखाता है? लेफ्ट साइड, क्योंकि हम लोग माइनस लेफ्ट को माने थे ना। तो अब समझ में आ गया फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैसे होता है। 30 न्यूटन क्या दिखाएगा कि फोर्स जो है ऑब्जेक्ट पे लग रहा है 30 न्यूटन का। माइनस साइन क्या दिखाएगा कि ऑब्जेक्ट जो है वो लेफ्ट साइड जाएगा। ठीक है, यही आप लोगों का बुक में दिया हुआ है। गाइस, मुझे लगता है आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। हाँ, और अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो पूछ ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है, सो अब मैं आगे आप लोगों को बताती हूँ इसमें क्या आप लोगों के बुक में द चेंज कॉज डिपेंड ऑन नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट, वी कॉल अ पेयर ऑफ डिफरेंट फोर्सेज एज अनबैलेंस फोर्स। आप लोग इसको रीड कर लीजिएगा। ठीक है, अनबैलेंस फोर्स एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन कंबाइंड बाय एडिशन। देखिए यहाँ पे एक ब्लॉक दिया हुआ है। ठीक है, इस ब्लॉक में क्या हो रहा है? दोनों साइड में एक ही फोर्स लग रहा है, मतलब दोनों साइड में, नॉट दोनों साइड में, एक ही साइड में दोनों फोर्स एक्ट कर रहा है, F1 भी F2 भी। तो अगर हम लोग से यहाँ पे कोई पूछेगा कि इसका नेट फोर्स क्या है, तो हम लोग क्या करेंगे? दोनों फोर्स तो एक ही साइड पे लग रहा है, तो अगर राइट डायरेक्शन, ऑब्जेक्ट क्या करेगा? राइट डायरेक्शन में मूव करेगा ना। तो राइट डायरेक्शन को अगर प्लस लेंगे तो दोनों ही तो राइट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, तो F1 प्लस F2 कितना होगा? टोटल फोर्स, है ना। तो अब यहाँ पे तो आप लोगों को समझ में आ गया नेट फोर्स कितना होता है। नेट फोर्स का मतलब क्या हुआ? टोटल फोर्स को ऐड करना। अगर हम लोग यहाँ पे डायरेक्शन को प्लस लेंगे तो दोनों को प्लस कर देंगे, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन एक ही है। सेकंड नंबर में क्या है, इसको देखिए, इसमें है, इसमें एक ब्लॉक दिया हुआ है। ठीक है, जो अभी अभी मैंने आपको बताया सेम वही है। इसमें एक ब्लॉक दिया हुआ है, F1 फोर्स जो है वो लग रहा है लेफ्ट साइड में, सॉरी F1 फोर्स जो है वो लग रहा है राइट साइड में, और F2 फोर्स जो है वो लग रहा है लेफ्ट साइड में। यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि F2 फोर्स जो है बड़ा है F1 से। ठीक है, F2 फोर्स जो है वो बड़ा है F1 से। अगर F2 बड़ा है F1 से तो ऑब्जेक्ट कहाँ मूव करेगा? वो मूव करेगा लेफ्ट साइड में। ठीक है, यहाँ पे यही दिया हुआ है, अनबैलेंस्ड फोर्स एक्टिंग इन म्यूचुअली ऑपोजिट डायरेक्शन। म्यूचुअली ऑपोजिट मतलब अपोजिट डायरेक्शन में। F1 और F2 का डायरेक्शन दिख रहा है ना, एक लेफ्ट में एक राइट में। हाँ, कंबाइंस बाय सब्ट्रैक्शन। और ये सब्ट्रैक्शन क्यों होता है? बिकॉज दोनों का डायरेक्शन अलग है। अगर एक को हम लोग प्लस लेंगे तो दूसरा डायरेक्शन को तो माइनस लेना होगा ना। दोनों डायरेक्शन को एक ही साइन से तो नहीं दिखा सकते हैं। अगर लेफ्ट साइड को प्लस लेंगे तो राइट साइड को माइनस लेना होगा, अगर राइट साइड को प्लस लेंगे तो लेफ्ट साइड को माइनस लेना होगा। ठीक है, उसके बाद क्या है? द नेट फोर्स इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द टू फोर्स एंड इज एक्सर्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ लार्जर फोर्स। मान के चलिए अगर F1 को मैं लेती हूँ प्लस F1 और अगर F2 को मैं लेती हूँ माइनस F1। F1 को मैं प्लस क्यों ली? क्योंकि मैंने सोचा कि F1 जो है वो राइट साइड में लग रहा है और राइट साइड वाला फोर्स को मैं ले ली प्लस, और F2 जो है वो लेफ्ट साइड में लग रहा है और उसको मैंने ले लिया माइनस। अब दोनों को जब हम लोग माइनस करेंगे, F1 और F2 को हम लोग करते क्या है? एडिशन करेंगे F1 और F2 का, तो आंसर क्या आएगा? प्लस F1 माइनस F2। अब F2 बड़ा है तो आंसर किस में आएगा? माइनस में आएगा। आंसर माइनस में आएगा, जिसके कारण हम लोग को पता चलेगा कि ऑब्जेक्ट जो है माइनस साइन में मूव कर रहा है। माइनस मैंने किसको लिया था? लेफ्ट डायरेक्शन को। तो ऑब्जेक्ट कहाँ मूव करेगा? लेफ्ट डायरेक्शन में। समझ में आया? तो एक खासियत हम लोग को पता चला कि अनबैलेंस्ड फोर्स में
जो नेट रिज़ल्ट आता है वो ज़ीरो कभी भी नहीं होता है। इस पॉइंट को नोट कर लेना चाहिए आप लोगों को कि द रिजल्टेंट और नेट फोर्स ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्स इज़ ऑलवेज नॉन ज़ीरो। रिजल्टेंट हम लोग नेट फोर्स को कभी कभी रिजल्टेंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो नेट अनबैलेंस्ड फोर्स का जो नेट रिजल्ट होता है, नेट मतलब पूरा मिला जुला के, नेट मतलब होता है वो इंटरनेट वाला नेट नहीं, नेट का मतलब हुआ पूरा मिला जुला के। तो नेट रिजल्ट ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्स इज ऑलवेज नॉन ज़ीरो। और टग ऑफ वार में भी तो यही होता है ना, एक जो टीम वाला मेंबर होता है वो हमेशा ज़्यादा ताकतवर होता ही है, जिसके कारण वो लोग जीत जाता है। समझ में आया? अब दिमाग में घुस गया। अब बैलेंस फोर्स को मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में लूँगी, क्योंकि गाइस वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। और अगर आप लोग वीडियो में यहाँ तक बने हुए हैं तो आप लोगों को पता ही है फटाफट से क्या करना है, फटाफट से मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। और बाय बाय गाइस, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलती हूँ, बाय।